हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में बिहार बोर्ड के लिए सामाजिक विज्ञान का एक मॉडल पेपर सोल्व करेंगे। इस मॉडल पेपर में काफी महत्वपूर्ण 48 ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुआ। ए ऑप्शन है औद्योगिक क्रांति, बी ऑप्शन है अमेरिकी क्रांति, सी ऑप्शन है फ्रांसीसी क्रांति, डी ऑप्शन है चीनी क्रांति। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुआ। तो औद्योगिक क्रांति के बाद हुआ, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और सबसे पहले औद्योगिक क्रांति किस देश में हुआ, तो इंग्लैंड में हुआ। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, दो नंबर प्रश्न है कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ। ए ऑप्शन है चीन में, बी ऑप्शन है जापान में, सी ऑप्शन है जर्मनी में, डी ऑप्शन है रोम में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ, तो चीन में हुआ, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और कागजी नोट का आविष्कार किस देश ने किया, तो चीन ने ही किया। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, तीन नंबर प्रश्न है कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई। ए ऑप्शन है 1789 ईस्वी में, बी ऑप्शन है 1791 ईस्वी में, सी ऑप्शन है 1801 ईस्वी में, डी ऑप्शन है 1804 ईस्वी में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई, तो 1804 ईस्वी में लागू की गई, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, चार नंबर प्रश्न है कि भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है। ए ऑप्शन है कर्नाटक, बी ऑप्शन है झारखंड, सी ऑप्शन है गोवा, डी ऑप्शन है उड़ीसा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है, तो कर्नाटक है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और झारखंड में कोयला सबसे अधिक होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, पांच नंबर प्रश्न है कि कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। ए ऑप्शन है लाल मिट्टी, बी ऑप्शन है काली मिट्टी, सी ऑप्शन है पीली मिट्टी, डी ऑप्शन है भूरी मिट्टी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है, तो काली मिट्टी है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और कपास किस राज्य में सबसे अधिक होता है, तो गुजरात में सबसे अधिक होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 6 नंबर प्रश्न है कि बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है। ए ऑप्शन है जूट उद्योग में, बी ऑप्शन है तांबा उद्योग में, सी ऑप्शन है सीमेंट उद्योग में, डी ऑप्शन है एल्यूमिनियम उद्योग में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है, तो एल्यूमिनियम उद्योग में होता है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जो बॉक्साइट होता है ये एल्यूमिनियम का अयस्क होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 7 नंबर प्रश्न है कि भारत में दल बदल कानून किस वर्ष लागू हुआ। ए ऑप्शन है 1975 में, बी ऑप्शन है 1980 में, सी ऑप्शन है 1985 में, डी ऑप्शन है 1990 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में दल बदल कानून किस वर्ष लागू हुआ, तो 1985 में लागू हुआ, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और दल बदल कानून किस पर लागू होता है, तो सांसदों और विधायकों पर लागू होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न,
8 नंबर प्रश्न है कि विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। ए ऑप्शन है चीन, बी ऑप्शन है अमेरिका, सी ऑप्शन है भारत, डी ऑप्शन है फ्रांस। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है तो अपना देश भारत है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि मुद्रा वह है जो मुद्रा की कार्य करती हो। मुद्रा की यह परिभाषा किसने दी है। ए ऑप्शन है मार्शल ने, बी ऑप्शन है रॉबर्टसन ने, सी ऑप्शन है हर्टले विदर्स ने, डी ऑप्शन है सिलिगमैन ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मुद्रा वह है जो मुद्रा की कार्य करती हो। मुद्रा की यह परिभाषा किसने दी, तो हर्टले विदर्स ने दिया। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई। ए ऑप्शन है 1990 में, बी ऑप्शन है 1991 में, सी ऑप्शन है 1995 में, डी ऑप्शन है 1997 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ, तो 1995 ईस्वी में हुआ। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि सबसे पहली भूमिगत रेल कब बनी। ए ऑप्शन है 1863 ईस्वी में, बी ऑप्शन है 1864 ईस्वी में, सी ऑप्शन है 1865 ईस्वी में, डी ऑप्शन है 1866 ईस्वी में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सबसे पहली भूमिगत रेल कब बनी, तो 1863 ईस्वी में बनी। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि गिरमिटिया किसे कहा जाता है। ए ऑप्शन है अनुबंधित मजदूर को, बी ऑप्शन है रोगियों को, सी ऑप्शन है छिपकली को, डी ऑप्शन है अंग्रेजों को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गिरमिटिया किसे कहा जाता है, तो अनुबंधित मजदूर को गिरमिटिया कहा जाता है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि मुद्रण तकनीक का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ था। ए ऑप्शन है भारत में, बी ऑप्शन है चीन में, सी ऑप्शन है इंग्लैंड में, डी ऑप्शन है इटली में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मुद्रण तकनीक का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ था, तो चीन में हुआ था। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि अल हिलाल का संपादन किसने किया। ए ऑप्शन है मौलाना आजाद ने, बी ऑप्शन है महात्मा गांधी ने, सी ऑप्शन है मोहम्मद अली जिन्ना ने, डी ऑप्शन है मोहम्मद कैफ ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अल हिलाल का संपादन किसने किया, तो मौलाना आजाद ने किया। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि रूसी क्रांति के समय वहां का शासक था। ए ऑप्शन है जॉर्ज पंचम, बी ऑप्शन है गागरिन, सी ऑप्शन है जार निकोलस द्वितीय, डी ऑप्शन है जार निकोलस प्रथम। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रूसी क्रांति के समय वहां का शासक था तो जार निकोलस द्वितीय था। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि सन 1870 में फ्रांस और प्रशा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। ए ऑप्शन है सेडान में, बी ऑप्शन है सेडोवा में, सी ऑप्शन है साइडान में, डी ऑप्शन है फ्रैंकफर्ट में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सन 1870 में फ्रांस और प्रशा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था, तो सेडान में हुआ था। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि वार एंड पीस किसकी रचना है। ए ऑप्शन है कार्ल मार्क्स की, बी ऑप्शन है टोल्स्टॉय की, सी ऑप्शन है दोस्तोयेव्स्की की, डी ऑप्शन है एंजल्स की। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वार एंड पीस किसकी रचना है, तो टोल्स्टॉय की है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी। ए ऑप्शन है 1907 में,
बी ऑप्शन है 1908 में, सी ऑप्शन है 1910 में, डी ऑप्शन है 1911 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल का स्थापना कब हुआ था, तो 1907 ईस्वी में हुआ था। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि रंपा विद्रोह कब हुआ। ए ऑप्शन है 1916 में, बी ऑप्शन है 1917 में, सी ऑप्शन है 1918 में, डी ऑप्शन है 1919 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रंपा विद्रोह कब हुआ, तो रंपा विद्रोह 1916 ईस्वी में हुआ। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की। ए ऑप्शन है 1854 में, बी ऑप्शन है 1907 में, सी ऑप्शन है 1915 में, डी ऑप्शन है 1923 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की, तो 1907 में किए। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। ए ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, बी ऑप्शन है राजस्थान में, सी ऑप्शन है कर्नाटक में, डी ऑप्शन है महाराष्ट्र में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है, तो राजस्थान में है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। ए ऑप्शन है महात्मा गांधी ने, बी ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद ने, सी ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, डी ऑप्शन है पंडित नेहरू ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था, तो पंडित नेहरू जी ने कहा था। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न, इनमें से कौन ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है। ए ऑप्शन है घड़ियाल, बी ऑप्शन है डॉल्फिन, सी ऑप्शन है व्हेल, डी ऑप्शन है कछुआ। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन ऐसा जीव है जो केवल भारत में पाया जाता है। तो जो घड़ियाल होता है ये केवल भारत में ही पाया जाता है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। ए ऑप्शन है डिगबोई, बी ऑप्शन है झरिया, सी ऑप्शन है घाटशिला, डी ऑप्शन है जादूगोड़ा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है तो जादूगोड़ा है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि किस फसल को उजला सोना कहा जाता है। ए ऑप्शन है गन्ना को, बी ऑप्शन है कपास को, सी ऑप्शन है जूट को, डी ऑप्शन है चाय को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस फसल को उजला सोना कहा जाता है, तो कपास को उजला सोना कहा जाता है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि संसार में चावल उत्पादक देशों में भारत का स्थान है। ए ऑप्शन है पहला, बी ऑप्शन है दूसरा, सी ऑप्शन है तीसरा, डी ऑप्शन है चौथा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि संसार में चावल उत्पादक देशों में भारत का स्थान है, तो भारत का स्थान दूसरा है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा और पहला स्थान चीन का है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है कि भारत में वर्तमान रेल मंडलों की संख्या कितनी है। ए ऑप्शन है 8, बी ऑप्शन है 16, सी ऑप्शन है 12, डी ऑप्शन है 14। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वर्तमान में रेल मंडलों की संख्या कितनी है, तो 16 है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न है कि भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है। ए ऑप्शन है कोलकाता एवं दिल्ली में, बी ऑप्शन है दिल्ली एवं पटना में,
सी ऑप्शन है कोलकाता एवं दिसपुर में, डी ऑप्शन है दिल्ली एवं आगरा में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है। तो कोलकाता एवं दिल्ली में है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। ए ऑप्शन है कबूतर, बी ऑप्शन है हंस, सी ऑप्शन है मयूर, डी ऑप्शन है तोता। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मयूर यानी मोर है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। ए ऑप्शन है बिहार का मैदानी क्षेत्र में, बी ऑप्शन है उत्तराखंड में, सी ऑप्शन है हरियाणा में, डी ऑप्शन है पंजाब में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। तो ये उत्तराखंड में प्रचलित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर प्रश्न है कि संघ राज्य की विशेषता नहीं है। ए ऑप्शन है लिखित संविधान, बी ऑप्शन है शक्तियों का विभाजन, सी ऑप्शन है इकहरी शासन व्यवस्था, डी ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायपालिका। तो यहाँ पे आपको बताना है कि संघ राज्य की विशेषता नहीं है, तो इकहरी शासन व्यवस्था ये नहीं है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर प्रश्न है कि सूचना के अधिकार संबंधित कानून कब बना। ए ऑप्शन है 2004 में, बी ऑप्शन है 2005 में, सी ऑप्शन है 2006 में, डी ऑप्शन है 2007 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सूचना के अधिकार संबंधित कानून कब बना। तो 2005 में बना, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। ए ऑप्शन है सरकार को, बी ऑप्शन है न्यायपालिका को, सी ऑप्शन है संविधान को, डी ऑप्शन है राजनीतिक दल को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। तो राजनीतिक दल को माना जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय दल नहीं है। ए ऑप्शन है कांग्रेस पार्टी, बी ऑप्शन है बहुजन समाज पार्टी, सी ऑप्शन है लोक जनशक्ति पार्टी, डी ऑप्शन है भारतीय जनता पार्टी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय दल नहीं है। तो लोक जनशक्ति पार्टी ये राष्ट्रीय दल नहीं है, इसे आपको याद रखना है, ये क्षेत्रीय दल है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर प्रश्न है कि भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। ए ऑप्शन है प्रत्यक्ष, बी ऑप्शन है अप्रत्यक्ष, सी ऑप्शन है प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर प्रश्न है कि गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है। ए ऑप्शन है मजबूत, बी ऑप्शन है ढीली, सी ऑप्शन है अति मजबूत, डी ऑप्शन है कठोर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है तो ढीली होती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर प्रश्न है कि गठबंधन सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में होती है। ए ऑप्शन है एक दलीय व्यवस्था में, बी ऑप्शन है द्विदलीय व्यवस्था में, सी ऑप्शन है बहुदलीय व्यवस्था में, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गठबंधन सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में होती है। तो बहुदलीय व्यवस्था में होती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर प्रश्न है कि भारत में 1977 में हुए आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला। ए ऑप्शन है कांग्रेस पार्टी को,
बी ऑप्शन है जनता पार्टी को, सी ऑप्शन है कम्युनिस्ट पार्टी को, डी ऑप्शन है किसी पार्टी को नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में 1977 में हुए आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला, तो जनता पार्टी को मिला। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर प्रश्न है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन है। ए ऑप्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बी ऑप्शन है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सी ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, डी ऑप्शन है पंजाब नेशनल बैंक। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन है, तो भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर प्रश्न है कि भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई। ए ऑप्शन है 1986 में, बी ऑप्शन है 1980 में, सी ऑप्शन है 1987 में, डी ऑप्शन है 1988 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई, तो 1986 ईस्वी में हुई, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 41 नंबर प्रश्न है कि सन 2008 और 2009 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय है। ए ऑप्शन है 22,553 रुपया, बी ऑप्शन है 25,494 रुपया, सी ऑप्शन है 6,610 रुपया, डी ऑप्शन है 54,850 रुपया। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सन 2008 से 2009 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय है तो 25,494 रुपया है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 42 नंबर प्रश्न है कि आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही यह कथन है। ए ऑप्शन है मार्शल का, बी ऑप्शन है कैमरॉन का, सी ऑप्शन है ट्रेकॉट का, डी ऑप्शन है फ्राउथर का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही यह कथन किसका है, तो मार्शल का है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 43 नंबर प्रश्न है कि एटीएम के द्वारा पैसे निकाला व जमा किया जा सकता है। ए ऑप्शन है 24 घंटे, बी ऑप्शन है 6 घंटे, सी ऑप्शन है 12 घंटे, डी ऑप्शन है 9 घंटे। तो यहाँ पे आपको बताना है कि एटीएम के द्वारा पैसे निकाले व जमा किए जा सकते हैं, तो 24 घंटे निकाले एवं जमा किए जा सकते हैं। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 44 नंबर प्रश्न है कि आउटसोर्सिंग का सर्वप्रमुख क्षेत्र है। ए ऑप्शन है भारत, बी ऑप्शन है नेपाल, सी ऑप्शन है श्रीलंका, डी ऑप्शन है पाकिस्तान। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आउटसोर्सिंग का सर्वप्रमुख क्षेत्र है तो भारत है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 45 नंबर प्रश्न है कि आईएसआई चिन्ह अंकित है। ए ऑप्शन है 1500 उत्पादनों पर, बी ऑप्शन है 1550 उत्पादनों पर, सी ऑप्शन है 1400 उत्पादनों पर, डी ऑप्शन है 1600 उत्पादनों पर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आईएसआई चिन्ह उपलब्ध है तो ये 1500 उत्पादनों पे अंकित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 46 नंबर प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधित नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है। ए ऑप्शन है विश्व बैंक, बी ऑप्शन है आईएमएफ, सी ऑप्शन है यूएनओ, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधित नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, WTO है, इसे आपको याद रखना है। तो इसमें से कोई नहीं, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 47 नंबर प्रश्न है कि 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था। ए ऑप्शन है पश्चिम एशिया में, बी ऑप्शन है प्रशांत महासागर में, सी ऑप्शन है अटलांटिक महासागर में, डी ऑप्शन है बंगाल की खाड़ी में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था, तो बंगाल की खाड़ी में आया था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अंतिम प्रश्न 48
48 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? ए ऑप्शन है गंगा नदी को, बी ऑप्शन है संचार टावर की दूरी को, सी ऑप्शन है कोसी नदी को, डी ऑप्शन है पुनपुन नदी को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक नदी कहते हैं? तो कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहते हैं। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 48 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बता चुके हैं और ये जो 48 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो इसमें से अगर जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।